हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आरआरबी अंडर ग्रेजुएट में होने वाले एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमें इसमें 60 प्लस क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। क्या क्वेश्चन, भारत में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। इसका आंसर होगा दोस्तों यूएसए यानी अमेरिका से भारत में प्रस्तावना का विचार लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी पहले ये वाला घटना हुआ था। कौन सा घटना हुआ था? पहले एक नंबर मॉन्टेस्क्यू चैम्बर्सफोर्ड सुधार हुआ था। उसके बाद से दूसरी घटना हुई थी साइमन कमीशन। उसके बाद से तीसरी घटना हुई थी गोलमेज सम्मेलन और लास्ट घटना हुई थी संविधान सभा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी प्रस्तावना जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे प्रमुख तत्व क्या है। राज्य का सबसे प्रमुख तत्व क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संप्रभुता। संप्रभुता जो है राज्य का प्रमुख तत्व है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्णयों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्णयों की सुरक्षा से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता के संशोधन के अनुसार यदि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे भारत में कम से कम कितने साल तक रहना होगा। यानी भारत की नागरिकता लेने के लिए किसी भी मूल के व्यक्ति को भारत में लगभग कितने साल कम से कम रहने होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7 साल। अगर कोई व्यक्ति 7 साल लगातार भारत में रहता है तो उसको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के बारे में किस क्रम में वर्णन किया गया है। किस क्रम में वर्णन किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य को भारत को इसी क्रम में वर्णन किया गया है कि भारत संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2025 में एशिया हॉकी कप कहाँ होगा। 2025 में एशिया हॉकी कप कहाँ होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार में एशिया हॉकी कप होने वाला है 2025 में। आंसर सही आंसर का होगा बिहार में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है। भारतीय संविधान के तहत लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का शक्ति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे मंत्रालय के IRCTC द्वारा लॉन्च किए गए एप्लीकेशन ऐप का नाम क्या है जो सभी रेलवे संबंधी कार्य कर सकता है। क्या है इसका आंसर दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सवेरे सवाई रेल सुपर ऐप। सवेरे यानी सवाई रेल सुपर ऐप एक ऐसा ऐप है जो रेलवे मंत्रालय IRCTC के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो रेलवे संबंधी सभी कार्य कर सकता है। अगर आपको ये जो PDF है उसको अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि PDF, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे।
तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 13 जनवरी 2025 में जीएसटी का कुल संग्रह कितना था। 13 जनवरी 2025 में जीएसटी का कुल संग्रह कितना था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1.96 लाख करोड़, 1.96 लाख करोड़ 2025 में जीएसटी का कुल संग्रह था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सही आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संघीय ढांचा किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान का संघीय ढांचा किस देश से लिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कनाडा से। कनाडा से भारतीय संविधान का संघीय ढांचा लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा विकसित वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज कितनी है, जिसका नाम ये है BSHORDAS की रेंज कितनी है। इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6000 से 8000 मीटर। 6000 से 8000 मीटर डीआरडीओ द्वारा विकसित वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस की रेंज है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता था। आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत ने जीता था। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां T20 महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है। 9वां T20 विश्व कप T20 महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी यूएई, यानी यूएई में 9वां T20 महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल और वायसराय थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1942 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता। टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स तथा जीके जीएस के ऐसे यूजफुल क्वेश्चंस आपको हर रोज़ मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, यानी 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यानी सिपाही विद्रोह 1857 में कहाँ से शुरू हुआ था। सिपाही विद्रोह जो कि 1857 में हुआ था, वो कहाँ से शुरू हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेरठ से। मेरठ से सिपाही विद्रोह 1857 शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के बाद भारत के गवर्नर जनरल का पद किसे मिला। भारत की आज़ादी के बाद भारत के गवर्नर जनरल का पद किसे मिला। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सी, राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी को भारत की आज़ादी के बाद भारत के गवर्नर जनरल का पद मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। एक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मालदीव। मालदीव और भारत के बीच एक्वेरिन सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मालदीव इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वीन विक्टोरिया ने कब घोषणा की कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियां छीन रही हैं और भारत पर अब ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन होगा। क्या है क्वेश्चन, क्वीन विक्टोरिया ने कब घोषित किया कि भारत पर अब ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी यानी 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया ने यह घोषणा की कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियाँ छीनी जा रही हैं और भारत पर अब ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय राज्य में देश का पहला व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र स्वीकृत किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल ही में देश का पहला व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र स्वीकृत किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? क्या है क्वेश्चन? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? इसका आंसर होने वाला है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार से। बिहार से गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय पांडुलिपियों का संरक्षण करना ज्ञान भारतीय मिशन का उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बॉम्बे में। बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्या है क्वेश्चन? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी इनमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? भारत में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? लिंगानुपात यानी दोस्तों जहाँ लड़कियों की संख्या कम है लड़कों की अपेक्षा, वो कौन सा राज्य है भारत का? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ भारत में सबसे कम लिंगानुपात है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारत का सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ कहाँ है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात में भारत का सबसे विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे GK GS के क्वेश्चन, यूजफुल क्वेश्चन आपको, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी पंजाब को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट कहाँ से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय मध्याह्न रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से भारतीय मानक समय मध्याह्न रेखा होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है वो कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेघालय जो है वो एक ऐसा भारतीय राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को कितने भौतिक भूगर्भिक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने भौतिक भूगर्भिक क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 6 भौतिक भूगर्भिक क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? शिवालिक की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हिमालय। शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है?
महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सह्याद्री। सह्याद्री सह्याद्री महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सह्याद्री। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय में नंदा देवी शिखर स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह की ओर जाता है? कौन सा दर्रा है जो लेह की ओर जाता है? इसका आंसर होगा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा है जो लेह की ओर जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? क्या है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सियाचिन। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे जी के जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहें। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों अरावली और विंध्य के बीच कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य के बीच ऑप्शन नंबर ए यानी मालवा का पठार स्थित है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मालवा का पठार अरावली और विंध्य के बीच स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु के समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट के नाम से तमिलनाडु के समुद्री तट को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंडमान और निकोबार में कुल कितने द्वीप समूह हैं? अंडमान और निकोबार में कुल कितने द्वीप समूह हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 572। क्या है क्वेश्चन? अंडमान और निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 572 कुल द्वीप हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप समूह स्थित हैं। दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप समूह स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 50वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मक्का चावल बाजरा जो कि खरीफ की फसल हैं। तो आज का हमारा ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहेंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और जय हिंद।